हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा और आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भारत शासन अधिनियम 1909 की बात की थी और आज हम एक महत्वपूर्ण अधिनियम 1919 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपने 2020 के नए सिलेबस को जरूर देखा होगा, जिसमें आयोग द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 को ऐड किया है। अतः अभी तक एमपीपीएससी के अंतर्गत अधिनियम डिफाइंड नहीं थे, किंतु इस वर्ष आयोग द्वारा 1919 और 1935 के अधिनियम को ऐड कर दिया। इसलिए 1919 और 1935 के अधिनियम काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं इस अधिनियम के बारे में। तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू तत्कालीन राज्य सचिव थे या भारत सचिव थे। इसके अलावा चेम्सफोर्ड तत्कालीन भारत के वायसराय थे। इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यदि हम बात करें इसके प्रथम बिंदु की, तो दोस्तों इसका प्रथम बिंदु है केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों का पृथक्करण। दोस्तों, यदि आज हम अपने संविधान को देखते हैं तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो दोस्तों इसमें पहला है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और लास्ट है अवशिष्ट सूची। तो दोस्तों, इस प्रकार यदि हम 1919 के अधिनियम की बात करें तो इसमें केंद्रीय सूची और प्रांतीय विषयों को पृथक्करण किया गया था, अर्थात इसमें अलग अलग किया गया था। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे जैसे रक्षा, वित्त, तो ऐसे सभी महत्वपूर्ण विषय केंद्रीय सूची के अंतर्गत रखे गए थे। इसके अलावा यदि आप बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था, ये सभी जो विषय थे वो प्रांतीय विषयों के अंतर्गत शामिल किए गए थे। यदि इसके दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो इस अधिनियम के अंतर्गत एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और इस लोक सेवा आयोग को 1926 में ली आयोग, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस आयोग को, लोक सेवा आयोग को 1926 में ली आयोग की सिफारिश के आधार पर इस आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों, बात यदि लोक सेवा आयोग की हो रही है तो आपने यूपीएससी, इसके अलावा दोस्तों ये 4 नाम आपने जरूर सुने होंगे, जिसमें से पहला है यूपीएससी, जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यदि दोस्तों बात करें, इसका पूर्व नाम जो था वो आईसीएस के नाम से जाना जाता, अर्थात इंडियन सिविल सर्विस। इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो आपने पीएससी का नाम जरूर सुना होगा, एमपीपीएससी। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। यदि इसके अलावा ऐसे छात्र जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं तो वो यूपीपीएससी की जगह यूपीपीसीएस लिखते हैं। इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश प्रोविजनल सिविल सर्विस, अर्थात प्रांतीय सिविल सर्विस। जबकि यदि आप मध्य प्रदेश की बात करें तो पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा जाता है। दोस्तों इसका अगला पॉइंट है सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन में पृथक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ाया गया। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने 1909 के एक्ट में देखा था कि मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों इस अधिनियम के अंतर्गत इसे सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए और बढ़ा दिया गया।
अर्थात जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 एक्ट के तहत केवल मुस्लिम तक सीमित थी, अब इसे बढ़ाकर सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन में भी बढ़ा दिया गया। दोस्तों यदि आपने 2019 का जो पेपर था एमपीपीएससी का, यदि आपने प्री जिसे 2020 में जनवरी 2020 में कंडक्ट कराया गया था, यदि आपने उसे दिया है अथवा उस पेपर को देखा है, तो दोस्तों इधर से एक क्वेश्चन भी इस बार पूछा गया था, जिसमें से पूछा गया था जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसकी शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर था अधिनियम 1909 के अंतर्गत, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय के लिए सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत प्रावधान किया गया था, जबकि इसे भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए बढ़ा दिया गया था। इसलिए इसका सही जो आंसर था वो भारत शासन अधिनियम 1909 था। इसके अलावा इसका जो चौथा पॉइंट है वो है कि सीमित मत अधिकार का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों सीमित मताधिकार का मतलब है कि इसमें कुछ कंडीशन आरोपित की गई थी, जिसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति जो काफी शिक्षित थे और ऐसे व्यक्ति जो काफी जो कर दे कर रहे थे उन्हें मत अधिकार वो कर सकते थे अर्थात वोट दे सकते थे। इसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत ही सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो इसका सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। दोस्तों इसका अगला बिंदु है केंद्रीय बजट और राज्यों के बजट को पृथककरण कर दिया गया। दोस्तों आज भी हम देखते हैं कि जो केंद्र होता है और राज्य होता है वो अपने जो बजट होते हैं वो वार्षिक अलग अलग पेश करते हैं, अतः राज्य अपने बजट अलग पेश करता है और जो केंद्र होता है वो अलग पेश करता है। इसी तरह इस अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया। इसके अलावा इसका जो छठवां पॉइंट है और काफी महत्वपूर्ण, और इस पॉइंट के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों इसे समझने के लिए इस प्रणाली के अंतर्गत याद रखिएगा दोस्तों, यह जो द्वैत शासन प्रणाली थी केवल प्रांतों में लागू की गई थी, ना कि केंद्र में। इस प्रणाली के अंतर्गत जो प्रांतीय विषय थे उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला था आरक्षित पहले जो विषय थे वो थे आरक्षित विषय थे। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जैसे रक्षा, वित्त, इन विषयों के अंतर्गत रक्षा और वित्त विषयों को शामिल किया गया था। और इसके अंतर्गत जो आरक्षित विषय थे उसमें जो गवर्नर होता था वो अपनी जो काउंसिल परिषद थी जो गवर्नर होता था वो अपनी काउंसिल की सहायता से इन्हें लागू करवाता था। इसके अलावा जो दूसरे विषय थे हस्तांतरित। तो इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ सफाई ऐसे विषयों को शामिल किया गया था। और इसके अंतर्गत जो गवर्नर होता था वो गवर्नर चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से इन विषयों को लागू करवाता था। अर्थात इसमें जो मूल अंतर है वह यह है कि इसमें आरक्षित विषयों के अंतर्गत जो गवर्नर होता था वो अपनी काउंसिल की सहायता से इन्हें लागू करवाता था, और जो गवर्नर और काउंसिल होती थी वो जवाबदेह इन विषयों के प्रति नहीं होती थी। इसके अलावा जो हस्तांतरित विषय होते थे उसमें गवर्नर
जो चुने हुए प्रतिनिधि होते थे उनकी सहायता से लागू करवाता था और वह विधानसभा के प्रति जिम्मेदार या जवाबदेह होता था। दोस्तों इसके अलावा हम बात करें तो केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया। दोस्तों इसके अंतर्गत केंद्र में विधान परिषद तथा विधानमंडल विधान परिषद और विधानमंडल का गठन किया गया। विधान परिषद की तुलना उच्च सदन से आप कर सकते हैं और विधानमंडल या लोकसभा की तरह कार्य करता था। दोस्तों यदि आप बात करें विधान परिषद की तो इसमें कुल 60 सदस्य थे, जिसमें से कुछ इलेक्टेड थे जिनका निर्वाचन किया गया था और इसके अलावा कुछ नॉमिनेटेड थे अर्थात मनोनीत किए गए थे। इसमें से 60 में से 27 जो सदस्य थे वो नॉमिनेट किए गए थे और 33 सदस्य वो इलेक्टेड थे। दोस्तों इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक विधि आयोग इस अधिनियम के अंतर्गत एक विधि आयोग के गठन की बात कही गई थी और यह कहा गया था कि 10 वर्ष पश्चात एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका कार्य इस अधिनियम को मूल्यांकन करना था और यह सुनिश्चित करना था कि इसमें और क्या सुधार की जरूरत है। किंतु दोस्तों इसकी गठन करने की बात 1929 अर्थात 10 वर्ष पश्चात की गई थी, किंतु वर्ष 1927 में ही इसके गठन की घोषणा की गई। अतः विधि आयोग की 1927 में ही गठन करने की घोषणा की गई, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है और यह भारत में फरवरी 1928 में भारत आया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सभी 1919 के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।